हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की ही इस सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने इसमें स्टार्ट किया वो स्टार्ट किया टाइप ऑफ रिएक्शन। और मैं कोशिश करूंगा दोस्त, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट रिएक्शन हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती हैं, उन सारी रिएक्शंस को मैं इस टॉपिक के अंदर दोस्त क्या करूं, कवर अप करूं। इसके अलावा और भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसको भी इसी सीरीज के अंदर लेके आऊँ, इन टॉप 10 लेक्चर की सीरीज के अंदर लेके आऊँ और उन लेक्चर्स को क्या करूँ, आप लोगों को डिलीवर करूँ। साथ के साथ कुछ टॉपिक होते हैं दोस्त ब्लॉक केमिस्ट्री के जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब हम उनको ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं तो ब्लॉक केमिस्ट्री थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ बड़े बड़े टॉपिकों को वहाँ से निकाल के लाऊं। जैसे कि ऑक्सो एसिड नाम का आपका एक टॉपिक होता है ब्लॉक केमिस्ट्री में, तो ऑक्सो एसिड के डिटेल 3 लेक्चर आपको मेरे पास मिलेंगे। इसमें एक पार्ट में ऑक्सो एसिड का आज आप लोगों को पढ़ा दूंगा, जिसका पार्ट का नाम है हीटिंग ऑफ ऑक्सो एसिड। तो अब तक हमने 2 रिएक्शंस पढ़ ली अपनी टाइप ऑफ रिएक्शन में, एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन और दूसरी थी आपकी वाटर एडिशन रिएक्शन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी थर्ड टाइप की रिएक्शन, जिसका नाम है ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर बेस रिएक्शन। अब जब मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया था तब मैंने बताया कि अगर कोई भी कंपाउंड में एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, अब उससे ज़्यादा वो जा नहीं सकता, तो वो कम होगा। वो कम होगा उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दूसरे वाले को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। जो दूसरे पर एक्शन है वही तो एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे को क्या करा दे, ऑक्सीडाइज करा दे। अब मैंने रिएक्शन का नाम रखा ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर बेस रिएक्शन। अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट वाली रिएक्शन है ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है, ये रिएक्शन हमारी कहाँ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमको मेनली बहुत सारे, मतलब मैं तुम्हें बताऊं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे तो हमें बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ने हैं ऑर्गेनिक में। मेनली एल एल एच फोर, ए एल एच फोर होता है आपका, NaBH4 होता है। इसके अलावा बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो सेपरेट सेपरेट पढ़ाए जाते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो मैं डिटेल में करीबन 4-5 लेक्चर लूंगा इसके, जब मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन पढ़ाऊंगा। सेपरेट रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड को रिड्यूस ये करेगा, कीटोन को रिड्यूस ये करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस ये करेगा। वहाँ पर एक सबसे बेहतरीन एजेंट आता है रेड फॉस्फोरस विद हेलोजन, वो सबको रिड्यूस कर देता है। दुनिया का कोई भी हो वो सबको उठा के कहाँ ला के पटक देता है, एल्केन पे ला के क्या कर देता है दोस्त, रख देता है सबको। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको बेसिकली क्या पढ़ना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ने। अब देखना गौर से, हमारे सिलेबस में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो हमको पढ़ने हैं मेनली, वो हमको 4 पढ़ने हैं। सबसे पहला KMnO4, ठीक है। दूसरा है हमारा K2Cr2O7। तीसरा है हमारा H2SO4, मतलब ये तो मान लो बस लिखे और ना लिखे बराबर है, तीसरे और चौथे मेनली तो वो ही है HNO3, ठीक। क्योंकि इन सब में एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप लोग गौर से देखो, अगर मैं Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो +7 में Mn है, Cr की बात करूं तो +6 में है, सल्फर की बात करूं तो +6 में है, और अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो +5 में है। मतलब सब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आप लोग गौर से देखना, KMnO4 K2Cr2O7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम परमैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट इनको बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों को एसिडिक मीडियम में रखता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, अगर मैं इन दोनों को एसिडिक मीडियम में रखता हूँ तो पता चला एसिडिक मीडियम में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। दोनों के दोनों KMnO4 और K2Cr2O7 बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं एसिडिक मीडियम में। अब जब ये एसिडिक मीडियम में बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं तो गौर से देखना ये करते क्या क्या है। ये करते हैं कि अगर कोई कंपाउंड मेरा, गौर से देखना, अगर कोई कंपाउंड मेरा Fe2+ की स्टेट में है तो ये उसको Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा। गौर से देखना, अगर कोई मेरा कॉपर 2+ की या +1 की स्टेट में है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर 2+ में कन्वर्ट कर देगा। मतलब क्या, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम अगर Fe2+ के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो Fe3+ में उसको क्या कर देगा दोस्त, कन्वर्ट कर देगा। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, अगर Cu+ का है तो Cu2+ में उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। बहुत गौर से सुनना मेरी ये बात। तीसरी बात, ये सब किसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आएगा, अगर मेरे पास में I2+ का H2O है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में लाऊंगा तो HiO4 नाम का क्या बन जाएगा,
एसिड बन जाएगा। HiO4 नाम का दोस्त क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। अगर मैं उसको I2 प्लस H2O के साथ मिलाऊंगा, मतलब आयोडीन वाटर की अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से ना, तो क्या बना देगा, एसिड बना देगा। फोर्थ नंबर पे गौर से देखना, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मैं कोई भी मेटल सल्फाइड लेके आऊंगा, सपोज दैट सोडियम सल्फाइड, तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो गौर से देखना है सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट बन गया। अगर आपका मैग्नीशियम सल्फाइड है, ये भी तो मेटल सल्फाइड ही है, तो मैग्नीशियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्त आपका कैल्शियम सल्फाइड है तो किस में कन्वर्ट कर देगा, कैल्शियम सल्फेट में, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गौर से देखना, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मेटल सल्फाइड है मेरा तो उसको मेटल सल्फेट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। एक रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अगर आपके पास में हाइड्रोजन सल्फाइड है, अगर आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ला रहे हो तो ये सल्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये आपको सल्फर दे देगा, और सल्फर नेचर में कोलाइडल फॉर्म में मिलता है, S8 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिलता है, S8 की फॉर्म में। मतलब अगर आप नेचर में सल्फर का एक्सट्रैक्शन करोगे तो आपको पता चलेगा सल्फर S8 की फॉर्म में मिलता है। जब ब्लॉक केमिस्ट्री में आप इसकी स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा क्राउन रिंग स्ट्रक्चर, कि जो सल्फर के जो 8 मॉलिक्यूल हैं वो कुछ इस तरीके से अपने आप को क्या करते हैं दोस्त, अरेंज करते हैं। गौर से देखना, इस तरीके से अरेंज करते हैं। ये है सल्फर, 1 2 3 4 5 6 7, गिनो गौर से कितने हो गए, ये 8 होते हैं टोटल। अब कैसे अरेंज करने हैं, इसी को कहते हैं क्राउन रिंग शेप। जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। अब एक और अरेंज करना होता है इसी के अंदर दोस्त। अब मुझे पता नहीं किस तरीके से यहाँ पे अरेंज करते हैं इसको, एक मिनट देखता हूँ मैं। ऐसे करके जाता है, कुछ क्राउन टाइप का बनता है। क्या बीच में मुझे एक और ले लेना चाहिए, हो सकता है मुझे 8 बनाने के लिए एक और लेना पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरीके से बनेंगे क्या, देखना गौर से। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इस टाइप की क्या होती है, क्राउन रिंग। इसकी क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्राउन रिंग स्ट्रक्चर। एक मैंने मिस कर दिया था यहाँ पे, 7 8, ठीक है। छोड़ो, ये तो मैं केवल आपको समझा रहा था कि सल्फर जो मिलता है नेचर में वो एसिड की फॉर्म में मिलता है, और उसकी शेप जो होती है वो क्राउन रिंग शेप टाइप का होता है। ये मैटर नहीं है, तो हम ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। मैटर क्या है कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड है मेरा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड मुझे क्या मिलेगा, केवल सल्फर देगा। जबकि दुनिया का कोई भी मेटल सल्फाइड होगा और अदर सल्फाइड होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट में। गौर से देखना, अब और देखो थोड़ा सा, 8th नंबर, अगर मेरे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मेरे पास में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मेरे पास में सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ दोस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये सारे एक्शन यहाँ पर होंगे। अगर मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करेगा, Cu+ को Cu2+ में करेगा, आयोडीन वाटर को HiO4 में कन्वर्ट करेगा, कोई भी मेटल सल्फाइड है सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। H2 ऐसा तो मुझे याद रखना मेन सल्फर बना देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, तो करस्पॉन्डिंग एक एक ऑक्सीजन और बढ़ा देगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा इसका कंबशन होगा ही नहीं, तो ये रिएक्शन आगे क्या नहीं करेगी, फॉरवर्ड करेगी नहीं। इतना टॉपिक है आपका कि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये लोग आएंगे तो कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। अब मुद्दा ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कैसे करते हैं, देखो गौर से। दूसरा मुद्दा है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कैसे करते हैं, तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला वाला मैंने क्या कहा कि मेरा है KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब H2SO4 मैंने ले लिया एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट बनाएगा, गौर से देखना, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 प्रोडक्ट बनाएगा K2SO4 प्लस का MnSO4 प्लस का H2O प्लस का ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। यही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। अब KMnO4 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में मैंने देखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव क्यों करता है। KMnO4 MnSO4 H2O प्लस एक ऑक्सीजन देता है, ये प्रोडक्ट हमेशा फिक्स है,
हमेशा याद रखना ये प्रोडक्ट हमेशा फिक्स्ड है, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये रेस्पॉन्सिबल है, ये ऑक्सीजन मेरी क्या है दोस्त, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग के लिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए गई। इसके पास में जो पावर है वो इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से है कि भाई कोई भी आएगा ये उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। गौर से देखना कैसे, अगर मैंने कहा किसी से भी एक्स वाई जेड, मैंने अपने मन से बोला, गौर से देखना, अगर मैंने कहा कि भाई इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ में कराओ, किसकी रिएक्शन करानी है मुझे, KMnO4 की, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो जब एसिडिक मीडियम में कराऊंगा तो मुझे पता है मेरा एक पार्ट तो प्रोडक्ट का फिक्स है, ये जो बन रहा है ये तो हमेशा बनेगा ही बनेगा। KMnO4H2SO4 जहां दिख रहा है वहां भैया आप K2SO4 बना दो, प्लस का MnSO4 बना दो, प्लस का H2O बना दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब जो आया है ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मैंने क्या कहा था कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, खत्म। अब ये इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन आपके लिए बच्चों का खेल हो गई। किसका कैसा खेल हो गई आप लोगों के लिए, बच्चों का खेल हो गई कि आप प्रोडक्ट बनाने में कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे। सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है नहीं। ये सबसे पहला एग्जाम्पल था, सबसे पहला एग्जाम्पल। आपको दुनिया में कुछ भी दे दे दोस्त, आके कहे I2 प्लस H2O की रिएक्शन कराओ KMnO4 एसिडिक मीडियम H2SO4, तो एसिडिक मीडियम में दोस्त होगा क्या, गौर से देखना, एसिडिक मीडियम में होगा क्या, प्रोडक्ट तो वही बनेगा, एक प्रोडक्ट तो पार्ट मेरा फिक्स है K2SO4 MnSO4 प्लस H2O और प्लस, क्योंकि I2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्त, HiO4 में। तो आप इसे कन्वर्ट करा दो HiO4 में, किस में कन्वर्ट करा दो, HiO4 में। मतलब मेरे कहने का यही है, आप यहाँ पर सब लिखते जाइए, जितनी रिएक्शन आपको लिखनी है आप सब लिख लीजिए, सब कर सकते हो। कोई बच्चा बोला कि मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराऊंगा सोडियम सल्फाइड से, मैंने कहा बेटा करा दे, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। आप लोग गौर से देखना, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक पार्ट तो प्रोडक्ट का फिक्स है K2SO4 प्लस का MnSO4 प्लस का H2O और दो सोडियम सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आपका बन गया Na2SO4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग गौर से देखना, मैं इसी के नीचे कर दे रहा हूँ बहुत सारी। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन सल्फाइड डालता, सोडियम सल्फाइड डालता तो प्रोडक्ट ये बनता। अगर मैं यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फाइड डालता, गौर से देखना, अगर ये सब ऐसे का ऐसा ही रखता तो आप लोग गौर से देखो, ये पार्ट तो प्रोडक्ट का फिक्स था, ये पार्ट तो प्रोडक्ट का फिक्स था, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में कन्वर्ट हो जाता, मैग्नीशियम सल्फेट में, है कि नहीं। अगर मैं कहता कि यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन सल्फाइड है, तब भी बच्चा कहता कि भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड रख रहे हो, मुझे पता है ये पार्ट तो प्रोडक्ट का फिक्स है, ये पार्ट तो फिक्स है, यहाँ पे आप एसिड बना दो, बस क्या बना दो, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसकी कितनी भी रिएक्शन आप लोग लिखना चाहो उतनी रिएक्शन लिख लो। अगर कोई बच्चा कहता है कि आपने एसिडिक मीडियम H2SO4 लिया है, मैं तो एसिडिक मीडियम HCl लेना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप KMnO4 की रिएक्शन, गौर से देखना, अगर आप ऐसे ही जस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, किसी बच्चे ने कहा मैं तो एसिडिक मीडियम HCl रखूँगा, तो अब प्रोडक्ट HCl के हिसाब से बन जाएगा, KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O और प्लस क्या, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन ही क्या है, मेरी रेस्पॉन्सिबल। अगेन ये वाला पार्ट तो फिक्स है। SO4 की जगह पे क्या आ जाएगा, एनाइन में क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा, क्लोरीन, बस यही तो हो जाएगा, और थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा। अगर आप कहते हो इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं किसी से, तो मैं कह रहा हूँ आप इसकी रिएक्शन करा लीजिए। किसी ने कहा कि मैं तो SO2 की रिएक्शन कराऊंगा KMnO4 प्लस HCl से, तो एसिडिक मीडियम ही तो बस मैंने बदला है। अगर एसिडिक मीडियम बदला है तो उसके हिसाब से एनाइन की जगह पे KCl आ जाएगा, प्लस का MnCl2 प्लस का H2O, ये MnCl2 प्लस H2O और प्लस SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सारी रिएक्शन कवर हो गई है आपकी। ये पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था दोस्त आपका। इसी तरीके से अगर मैं आपका दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखूं, गौर से देखना, दूसरा वाला था आपका K2, बिल्कुल सेम है, एक पढ़ लिया
तो दूसरा पढ़ लिया एसिडिक मीडियम H2SO4। मैंने क्या कहा, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ये क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। जब K2Cr2O7 की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ में कराऊंगा तो यहाँ से जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, गौर से देखना, प्रोडक्ट बनेगा K2SO4, क्योंकि एक क्रोमियम पे +3 होता है तो Cr2SO4 का होल थ्राइस और प्लस H2O, ये प्रोडक्ट तो दोस्त आपका फिक्स्ड है। ये प्रोडक्ट क्या है, फिक्स्ड, और साथ के साथ क्या बनेगी आपकी नेसेंट ऑक्सीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन ही आपकी रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के लिए। यही क्या है आपकी नेसेंट ऑक्सीजन, बोलो भाई, ये क्या है आपकी नेसेंट ऑक्सीजन, ये है आपकी नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक। और यही आपकी रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए दोस्त, ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है। अब ये पार्ट जो मैंने लिखा है, ये पार्ट प्रोडक्ट का क्या है, फिक्स्ड है कि भाई K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2, ये तो बनेगा ही बनेगा। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या काम करेगा, जो कोई भी आएगा उसका क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। जैसे पहले रिएक्शन लिखी है डिक्टो सेम रिएक्शन है सारी की सारी, तो कुछ ही लिखूंगा, बाकी आप लोग खुद ही मार्क कर सकते हो। सपोज दैट आपने कहा कि भैया सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन कराना है यहाँ पे, या किसी ने कहा कोई Fe2+ का कंपाउंड क्यों नहीं उठाते आप, मैंने कहा लो FeCl2 की रिएक्शन कराओ आप K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो क्या देखोगे आप, अगर मैं इसकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन को दोस्त अगर मैं कराता हूँ तो मैं देखूंगा एक पार्ट तो मेरा प्रोडक्ट का फिक्स है K2SO4, एक पार्ट तो मेरा फिक्स है K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस, ये तो बनेगा ही बनेंगे, Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O, और साथ के साथ मुझे पता है Fe2+ के कंपाउंड को Fe3+ में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, और 3+ में कन्वर्ट करेगा तो यही हो जाएगा आपका FeCl3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी करो दोस्त, ये अब तरीका आपको बहुत मास्टर ब्लास्टर काम आने वाला है आपका। अगर कहीं पर लिखा हुआ है CuCl, अगर कहीं पर भी दोस्त लिखा हुआ है कि CuCl के साथ में इसकी रिएक्शन करा दो, यही सेम कंपाउंड, मुझे पता है ये पार्ट पूरा प्रोडक्ट का क्या रहेगा दोस्त, फिक्स रहेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, CuCl से CuCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई महान भाव आए और उन्होंने कहा कि भैया इसकी रिएक्शन सोडियम सल्फाइड से करा दो, मैंने कहा करा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कराते जाइए, हम प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, ये प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे। साथ में सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी तरफ से अगर कोई आके ये कह देता आपसे कि आयोडीन विद वाटर, आयोडीन विद वाटर, और ये जो भी कुछ है आपके ये एसिडिक मीडियम बने रहे सब, तो आप गौर से देखना प्रोडक्ट का ये वाला पार्ट तो फिक्स रहेगा बिल्कुल। आके आते आते यहाँ पे क्या बनेगा, HiO4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने क्या कर दिए दोस्त, कवर कर दिए। अगर आपका K2Cr2O7 है या KMnO4 है तो ये सारी रिएक्शन आप स्मूथली रन करा सकते हो, इनमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। यही मेन है, ये D ब्लॉक में आते हैं दोस्त, और ये रिएक्शन बहुत काम आती है वहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब आपका तीसरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोस्त, वो तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गौर से देखना, वो तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका H2SO4। गौर से देखना, वो जो तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2SO4। इससे पहले मैंने आपको दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाए हैं, क्या आपको वो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लियर हैं, जल्दी से बताओ मुझे, क्या आपको दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लियर हैं, KMnO4 और K2Cr2O7 की बड़ी बड़ी रिएक्शन में बच्चा कंफ्यूज होता है। लेकिन अगर आप इन लेक्चर्स को केयरफुली देखो तो आपको कोई डाउट जनरेट नहीं होगा कि भैया ये ऐसी चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। आपको ऐसा फील होगा हाँ भैया सब समझ में आ रहा है और क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि आप अगर एक पैटर्न के साथ में इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली सब समझ में आएगा। मतलब मैंने पूरी इनऑर्गेनिक इस तरीके से दोस्त तैयार कर रखी है कि अगर आप डेडिकेटली मेरे सारे लेक्चर देख लो कंसिस्टेंसी के साथ में, इनऑर्गेनिक में कभी आपका सवाल नहीं निकलेगा, चाहे आप मेंस में बैठ जाओ, चाहे आप एमयू बीटेक में बढ़ जाओ, क्योंकि जो सब टॉपिक्स में इनऑर्गेनिक डिवाइड करी है वो आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। चलो, अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ, अगर मैं इसको
एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये मेरा देता है मुझे SO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन के। मतलब अगर कोई भी आएगा, अगर इसके बिहेव में अगर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन कर रहा है, गौर से सुनना, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इसकी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर कराने के लिए। मतलब मैं अगेन पीछे कोई भी रिएक्शन उठा के अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करा दो भैया H2SO4 से, तो अगर ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है तो ये SO2 देगा, H2O देगा, और NO को किस में कन्वर्ट कर देगा, CO को किस में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी CO2 में। CO को किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 में। ये छोटे छोटे हैं, अब इसी के तरीके से बहुत सारी लिख सकते हो जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई है। चौथा है आपका HNO3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HNO3 जब एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है, मैं एरो के ऊपर लिख रहा हूँ, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है कौन, जब H2SO4। ऐसे ही जब मेरा HNO3 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ NO2 प्लस H2O प्लस मेरा नेसेंट ऑक्सीजन। ये भी ऐसे ही देता है NO2 प्लस H2O प्लस मेरा नेसेंट ऑक्सीजन, और यही नेसेंट ऑक्सीजन। अब गौर से सुनना, यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जिस साल मैं एमए बीटेक का दोस्त एग्जाम दे रहा था, उसी साल मैंने कुछ रिएक्शन मार्क करी थी, और जो मैंने रिएक्शन मार्क करी थी उनमें मैंने इस HNO3 को रखा था, क्योंकि मुझे पता था IIT रिसेंटली ईयर में से क्वेश्चन पूछता है। इसकी HNO3 की रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं आपको पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, उसमें 10 से 15 जगह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा, उनको रख लेना। अगर एमए बीटेक में 2 से 3 सवाल रिएक्शन के आ रहे हैं तो गारंटी लेता हूँ इन्हीं में से आएंगे, तीनों के तीनों सवाल, इनसे बाहर नहीं आएंगे। ऐसे ही जो HNO3 का सेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि HN नोट डाल के लिखना, reaction of HNO3, reaction of HNO3 is concentration dependent। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं रिएक्शन किसकी, HNO3 की। ये आप पी ब्लॉक में पढ़ते हो कि HNO3 मेरा कैसा है, हॉट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड। HNO3 मेरा कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड। HNO3 मेरा कैसा है, डाइल्यूटेड। HNO3 मेरा कैसा है, वेरी वेरी डाइल्यूटेड। ये 4 टाइप से इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट क्या होती है इसकी रिएक्शन। और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन अलग होती है, प्रोडक्ट भी वैसे वैसे अलग अलग होते हैं। मुझे सारे प्रोडक्ट याद है, क्या वो यहाँ पे पढ़ने का टॉपिक है ना, वो आगे पढ़ने का टॉपिक है। जब हॉट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड है तब क्या बनेगा, जब कोल्ड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड है तब क्या बनेगा, जब डाइल्यूट है तब क्या बनेगा, जब वेरी डाइल्यूट है तब क्या बनेगा। ये 4 तरीके से इसके क्या होते हैं प्रोडक्ट, आगे चल के पढ़ेंगे। अभी एज ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर आपको देखना है तो केवल इतनी बात याद रखनी है, पर यहीं पे याद रखनी है कि ये HNO3 है, मुझे इसमें सावधान होना है। जिस साल 2020 में मैंने एमए बीटेक का एग्जाम दिया था दोस्त, उस साल ही आया हुआ सवाल है, आप जाके देखो वहाँ पे एरो पे साफ साफ लिखा था HNO3 कोल्ड प्लस डाइल्यूटेड। अब मुझसे पूछा था प्रोडक्ट क्या बनेगा, या ऐसे ही कुछ लिखा था डाइल्यूटेड, हॉट प्लस डाइल्यूटेड करके कुछ लिखा हुआ था, और आपसे क्या पूछा था, प्रोडक्ट पूछा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगा लेना इसके ऊपर स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका भी टाइम आएगा और अगले लेक्चर में ही मैं आपको इसको क्या करूँगा दोस्त, पढ़ाऊंगा। तो HNO3 भी कैसा है मेरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करता है दोस्त, बिहेव करता है। मतलब अगर मैं इसमें भी सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन इसके साथ में कराऊंगा, पर डिपेंड करता है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है मेरा HNO3, तो ये क्या काम करेगा, NO2 देगा H2O देगा, और साथ के साथ सोडियम सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, ये जो आपका पूरा टॉपिक था दोस्त, ये पूरा टॉपिक था ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर वेस्ट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से दोस्त। ठीक है, मेरे हिसाब से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अब आपकी तीसरी रिएक्शन कवर होगी ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर बेस रिएक्शन में। मैंने क्या कहा, रिड्यूसिंग एजेंट, मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, कि जो आपको पढ़ने हैं, ताकि आपको एक थोड़ी सी आदत रहे। मैं चाहता ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सेगमेंट यहाँ पे दे देता, पर कोई फ़ायदा नहीं यार, वो एक्सेस हो गया, खामा खाम का बोलना हो गया। बच्चे को केवल उतना बताओ कि आपके पास में कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है जिनसे आपका पाला पड़ने वाला है। LiAlH4 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और आपके सिलेबस में जो सबसे खतरनाक है वो है रेड फास्फोरस विद हेलोजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये है आपका। ठीक,
अब आप मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में LiLH4 पढ़ोगे, NaBH4 पढ़ोगे और रिलेवेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ोगे कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करने की, क्लेमेंसन, बहुत सारी रिएक्शन है, क्लेमेंटन रिडक्शन, मतलब मुझे आज के टाइम पे जो हल्के हल्के नाम आ रहे हैं, रोजनमंड रिडक्शन, मतलब बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं कि अगर आप एल्कीन को रिड्यूस करने वाले हो तो आप रोजनमंड रिएक्शन का यूज़ कर सकते हो। मतलब हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर मैंने पूरे पूरे लेक्चर डिसाइड कर रखे हैं। यहाँ से मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ इनऑर्गेनिक से कि जब आप ऑर्गेनिक पे जाओगे तो ये पूरा सेगमेंट आपको पढ़ना है। और यहाँ से भी AMU एक सवाल पूछता है तो वो 1 नंबर फ्री का मिलेगा, क्योंकि हम उतनी मेहनत करेंगे 2-3 लेक्चर में कि अगर 1-2 नंबर का आए तो हम उसे कर पाएँ। तो ये 3-4 रिड्यूसिंग एजेंट हैं मेनली जो आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। हमारे इनऑर्गेनिक में मेनली हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से लेना देना था। अब तक हमने कितनी रिएक्शन कवर करी? 3। चौथी रिएक्शंस थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आ जाओ, चौथी रिएक्शंस थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, गौर से देखना दोस्त। मैंने हेडिंग क्या डाली? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने रखा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैं इसमें कर क्या रहा हूँ दोस्त? अब मैं इसको कह रहा हूँ कि ये डीकम्पोजिशन है, तो आप लोग समझ पा रहे होगे डीकम्पोजिशन का मतलब क्या, कि यहाँ पे कोई रिएक्टेंट पार्टिकल हैं जिनको मुझे हीट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है ना। वहाँ पे बहुत सारे क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, हीट करना है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। हीट करने पर मॉलिक्यूल मेरा क्या होगा, डीकम्पोज होगा। अब मैंने इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपके 4 पार्ट रखे हैं, ठीक। मैं टॉपिक उठा उठा के लाया हूँ दोस्त, ताकि मेनली आप अच्छे तरीके से इनको क्या कर पाओ, रीड कर पाओ। गौर से देखना क्या क्या टॉपिक मैं उठा के लाया हूँ आप लोगों के लिए। इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मैं 4 पार्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सबसे पहला पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा हीटिंग ऑफ सॉल्ट। ये सब डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, तो मैंने इन टॉपिकों को उठा के इसी के अंदर सेट कर दिया। हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स पहला। दूसरा, हीटिंग ऑफ ऑक्सो एसिड। तीसरा, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट। हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। और चौथा, देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल हीटिंग। जनरल हीटिंग मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो रिएक्शन जो हीट करने पर डिकम्पोज होती है और जो हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है ब्लॉक केमिस्ट्री की, वो बची कुची सारी मैं चौथे टॉपिक के अंदर ले आऊँगा, जनरल हीटिंग में जितनी भी इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है ब्लॉक केमिस्ट्री की। अब मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर 4 टॉपिक रखे और चारों ही मेन है दोस्त, आपको चारों पढ़ने हैं, ठीक। आज के लेक्चर तक मैं आपको 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स और दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको हीटिंग ऑफ ऑक्सो एसिड। गौर से देखो, हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स में हमको क्या पढ़ना है, सॉल्ट्स की हीटिंग पढ़नी है। ये सब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। अब याद रखना है सब सब टॉपिक किसके हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो पहला जो टॉपिक है मेरा, उसका नाम है हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स, ठीक। अब हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स में सबसे पहले सॉल्ट्स की हीटिंग पढ़ा रहा हूँ ए डाल के मैं, कार्बोनेट्स। कौन से भाई, कार्बोनेट्स की हीटिंग। अब गौर से देखना, दुनिया के जितने भी, गौर से समझना, दुनिया के जितने भी मेटल कार्बोनेट हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी दुनिया के मेटल कार्बोनेट हैं, इन शॉर्ट में उसको लिख देता हूँ MCO3। अगर मैं इनको हीट करूँ, गौर से देखना, अगर मैं इनको हीट करूँ तो ये कन्वर्ट होते हैं मेटल ऑक्साइड। गौर से देखना, कन्वर्ट होते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मेरे पास में मेटल कार्बोनेट हैं, वो हीट करने पर मेटल ऑक्साइड देते हैं और क्या देते हैं, साथ के साथ CO2 गैस देते हैं। अब देखो, अगर मेरे मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेरे मेटल सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम है, मतलब अगर मैं एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 देखूं तो मैं लिथियम को छोड़ दूं, बाकी जितने भी एस ब्लॉक के मेटल हैं, एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 के लिथियम को छोड़ के, अगर मैं इनके कार्बोनेट को हीट कर रहा हूं तो ये कुछ नहीं देते, कोई इफेक्ट जनरेट नहीं होता। इनको छोड़ के इसमें लिख देना ऑल आर एक्सेप्शन, कि भाई ये सब एक्सेप्शन है। गौर से देखो, सब क्या है मेरे, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहने का मतलब क्या, अगर मैं Na2CO3 की हीटिंग कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, चाहे मेरा सोडियम हो,
चाहे मेरा पोटेशियम हो, चाहे मेरा रूबिडियम हो, चाहे मेरा सीजियम हो, अगर मैं इनकी हीटिंग करूंगा, इनके मेटल कार्बोनेट हीट करने पर कभी भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं देते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार ना ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि सोडियम पोटेशियम रूबिडियम के कार्बोनेट देके 4 ऑप्शन में देता है, ऐसा कौन सा कार्बोनेट हीट करने पर कुछ नहीं देगा। याद रखना, सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम। क्यों ऐसे याद कर सकते हैं? ग्रुप नंबर 1 में लिथियम को छोड़ दो, बाकी सब क्या है, प्रोडक्ट दे, बाकी सब हीटिंग करने पर कोई प्रोडक्ट नहीं देते, बाकी लिथियम दे देता है। बस ये एक्सेप्शन है ना, याद रखना। इसके अलावा आपसे दुनिया में कभी भी कोई पूछ ले, आप सबको लिख सकते हो। किसी ने कहा लिथियम कार्बोनेट को हीट करने पर क्या मिलेगा, मैंने कहा लिथियम का ऑक्साइड बनेगा, मेटल का ऑक्साइड और प्लस क्या, CO2 गैस, लिथियम का ऑक्साइड। किसी ने मुझसे कहा मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनेगा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस CO2। किसी ने मुझसे कहा बेरिलियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनेगा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बेरिलियम का ऑक्साइड और प्लस CO2। कुछ भी कह लो, जितनी रिएक्शन लिखना चाहो उतनी रिएक्शन लिख लो। किसी ने मुझसे कहा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्या मिलेगा, मैंने कहा करो हीट, कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस का CO2। किसी को भी आप हीट कर लो। किसी ने कहा जिंक कार्बोनेट को हीट करने पे क्या मिलेगा, मैंने कहा कर लो, जिंक कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस का CO2। मतलब आप कुछ भी, एक आप मेटलर्जी का और भी ले सकते हो, MgCO3 इंटू CaCO3। नाम HW में तुम्हारे लिए, अपने आप सोच के बताना कौन सा और है ये। अगेन वही मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड और प्लस क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा। ये सब। इसके अलावा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखेंगे, जैसे आपने ये 1 याद किया, ऐसी आपको एक 2 बात और याद रखनी है। अगर मेटल कोड वर्ड है हाफा, कोड वर्ड है मेरा हापा, हापा का मतलब क्या है, गौर से देखना, Hg, Ag और Pt और Au। अगर ये 4 मेटल के कार्बोनेट है मेरे, तो हीट करने पर मुझे प्योर मेटल मिलेगा, क्योंकि इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं दोस्त, अनस्टेबल इन नेचर होते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक बना के दिखा देता हूँ मैं कोई भी। अगर तुमने कहीं भी लिख लिया HgCO3 मरकरी कार्बोनेट, इसको हीट करोगे तो हमने तो पढ़ा है मेटल के ऑक्साइड मिलेंगे प्लस का CO2, पर हीटिंग करने पर ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है Hg प्लस O2 में। Hg प्लस O2 मतलब मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। Hg अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। ये सब प्योर मेटल की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। एक रिएक्शन इसी की साइड में और लिख लो। अगर आपसे कोई भी कहता है PtCO3 को अगर आप हीट करो तो लिख देना Pt अलग मिल जाएगा, ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा और CO2 अलग मिल जाएगा। मिलना क्या चाहिए था, PtO ऑक्साइड मिलना चाहिए था, पर इसके ऑक्साइड अनस्टेबल इन नेचर होते हैं तो टूट जाता है, ऊपर वाला बन जाता है। ये बात भी आपको क्या करनी है, याद करनी है। इसका मतलब अगर मुझसे कभी भी कोई कार्बोनेट्स की हीटिंग पूछेगा तो मुझे बस ये याद रखना है कि सारे मेटल कार्बोनेट हीट करने पर मेटल ऑक्साइड देते हैं, साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। पर मुझे वहीं पे याद रखना है, मेरा मेटल सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम नहीं होना चाहिए। अगर ये हो जाएंगे तो हीट करने पर कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं। साथ के साथ मुझे ये भी याद रखना है कि अगर Hg Ag Pt Au हापा अगर ये मेरे मेटल हैं तो ये मेटल ऑक्साइड ना देके प्योर मेटल दे देंगे और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। बस इतनी बात आपको क्या करनी है, इसके अंदर याद करनी है। ये आपका हुआ कार्बोनेट। अब हम लोग आगे चलते हैं बाई कार्बोनेट की हीटिंग पे। दूसरा सॉल्ट है आपका बाई कार्बोनेट। ठीक है, बाई कार्बोनेट्स की हीटिंग एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ है। माइक मेरा सही से प्रॉपर। लास्ट लेक्चर में दोस्त क्या हुआ कि पूरा लेक्चर मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया 1.5 घंटे और ऑडियो उसकी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, इसलिए मुझे लेक्चर दोबारा शूट करना पड़ रहा है। दूसरा मेरा सॉल्ट्स आया जिसका नाम है बाई कार्बोनेट। अब देखना, दुनिया में जितने भी मेटल बाई कार्बोनेट, जस्ट ऐसे रफ सिंबल बना रहा हूँ, मेटल बाई कार्बोनेट हीट करने पर मेरे मेटल कार्बोनेट में कन्वर्ट होते हैं, प्लस मुझे CO2 मिलती है और प्लस मुझे O2 मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से देखना तुम इसे। ठीक है, क्या मिलती है, CO2 मिलती है और O2 नहीं, O2 नहीं, H2O, H है तो इसके अंदर क्या मिलती है मुझे, H2O, H2O मिलता है। ठीक, अब H2O छोड़ो, दुनिया के जितने भी मेटल बाई कार्बोनेट हैं हीट करने पर मेटल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मेटल कार्बोनेट को और हीट करोगे तो मेटल कार्बोनेट की हीटिंग मैंने आपको पहले ही पीछे पढ़ा दी। इसका मतलब अगर मैं लिथियम बाई कार्बोनेट को हीट कर रहा हूँ, गौर से देखना, अगर मैं लिथियम बाई कार्बोनेट को, एग्जाम्पल देखते जाना, अगर मैं लिथियम बाई कार्बोनेट की हीटिंग कर रहा हूँ दोस्त, गौर से देखना, तो ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा लिथियम कार्बोनेट में, साथ के साथ CO2 प्लस का H2O। अगर मैं इसको और हीट करूंगा तो लिथियम कार्बोनेट की हीटिंग कहती है कि लिथियम का ऑक्साइड बन जाएगा प्लस CO2 निकल जाएगी। पर आप लोग गौर से देखना, अगर मैं इसी की जगह पर
सोडियम बाई कार्बोनेट ले लेता दोस्त, और फिर उसकी क्या करता, हीटिंग। क्योंकि लिथियम कार्बोनेट की हीटिंग कर सकता हूँ मैं, एप्लीकेबल है। लेकिन मैं सोडियम बाई कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूँगा तो ये पहले कन्वर्ट होगा सोडियम कार्बोनेट में। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, गौर से सुनना। CO2 प्लस H2O। पर अगर मैं सोडियम बाई कार्बोनेट की फर्दर हीटिंग करूँ तो क्या कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ सोडियम कार्बोनेट हीट करने पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं देते। बस इतना ही याद करना था। बाकी इसमें सब जितने एग्जाम्पल आपने पीछे लिखे हैं वैसे ही आप इसके अंदर ही बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है दोस्त। जो एग्जाम्पल आपने पीछे लिखे हैं वो एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी सारे के सारे लिख सकते हो। बस याद करने वाली बात यही थी कि सोडियम पोटेशियम रूबिडियम चीज़ें हो तो वो फर्दर दोबारा से मेटल ऑक्साइड और CO2 नहीं देंगे। बाकी तो पीछे जो कहानी पड़ी है वो सब इसमें भी सेम है। ये था आपका बाई कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट से मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। तीसरा है आपका हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स में, तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है हीटिंग है सल्फेट की। किसकी हीटिंग है भाई, सल्फेट की। अगर आप मेटल सल्फेट की हीटिंग करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेटल सल्फेट की जो हीटिंग होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर मेरा टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से कम है तब बात कुछ और होगी, और 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है दोस्त तब बात कुछ और होगी। मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आना मनीषा। तो ये क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हल्का सा वार्म वाटर लेके आना। अगर मैं मेटल सल्फेट की हीटिंग 800 डिग्री सेल्सियस से कम पे करता हूँ तो गौर से देखना, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा मुझे, मेटल ऑक्साइड प्लस मुझे SO3 मिलेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरा मेटल सल्फेट 800 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर अगर मैं हिट कर रहा हूँ तो ये SO3 ब्रेक हो जाती है, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, SO3 ब्रेक हो जाएगी SO2 प्लस O2 में। तो याद रखना जितने भी मेटल सल्फाइड हैं वो सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन देते हैं। अब यहाँ पर भी वही बात है दोस्त, अगर मेटल मेरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वही चीज़, अगर मेटल मेरा सोडियम पोटेशियम रूबिडियम और सीजियम हुआ तो इनमें लिख लेना ऑल आर एक्सेप्शन, ऑल आर एक्सेप्शन की भाई ये सब क्या है, एक्सेप्शन है भाई। अगर ये हुए तो मामला खराब है। खराब होने का क्या मतलब है, मामला खराब है का क्या मतलब है, मामला खराब है का मतलब जो आप उम्मीद कर रहे हो हिट करके कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं देते। आप किसी को भी उठा लो, इनको हीट करोगे ये कुछ नहीं देंगे। जबकि इनके अलावा अगर आपका मन है कि मैं लिथियम सल्फेट को उठा लूँ तो लिथियम सल्फेट को आप उठाओ, मैं कह देता हूँ ये मेरा T1 टेम्परेचर है, ये मेरा T2 टेम्परेचर है, तो मैं अगर कहूँ ये T1 टेम्परेचर पर हीट हो रहा है तो आप कहना लिथियम का ऑक्साइड मिलेगा प्लस का SO3 मिलेगा। लेकिन अगर मैंने वहीं पे कहा कि ये T2 टेम्परेचर पे हीट हो रहा है, T2 का मतलब 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, कि अगर ये 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे हीट हो रहा है दोस्त तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ SO3 ब्रेक हो जाएगा SO2 प्लस O2 में। यही चीज़ है जो आपको इसमें स्पेशली याद करनी है, बस यही एक चीज़ है दोस्त जो आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे मैग्नीशियम सल्फेट की हीटिंग दो तो आप कहोगे भैया दो टेम्परेचर पे लो, एक लो T1 और एक लो T2 पे, इधर रख दो, एक लो T1 और एक मेरी वाली बोतल में लेकर, एक लो T1 में और एक लो T2 में। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड प्लस SO3। लेकिन अगर आप इसमें करोगे तो आपको मिलेगा मेटल का ऑक्साइड प्लस SO2 और प्लस O2, क्योंकि T2 टेम्परेचर क्या है मेरा 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का है। तो बहुत बारीकी से आप सारी रिएक्शंस याद कर सकते हो इनमें। कि आप मुझे बताओ क्या कोई हुआ है जो आप याद नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कैल्शियम सल्फेट की हीटिंग करो तो आप कह सकते हो भैया एक T1 टेम्परेचर पर है और दूसरा मेरी T2 टेम्परेचर पर है। अगर T1 टेम्परेचर पर हो रही है तो कैल्शियम का ऑक्साइड मिलेगा प्लस मुझे SO3 मिलेगी, या कैल्शियम का ऑक्साइड मिलेगा प्लस SO2 मिलेगा और प्लस O2 मिलेगा। देख लो और से। अब इसमें एक एग्जाम्पल दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको और मुझको दोनों को याद रखना, और यहाँ से सवाल बनता है, इसलिए मैं इस एग्जाम्पल के ऊपर अगेन क्या लगा देता हूँ, स्टार। जब भी मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हो, अगर मैं स्टार लगा रहा हूँ, मैं स्टार लगाता ही वहाँ हूँ जहाँ मुझे पता रहता है कि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जेई मेन के लास्ट 20 ईयर के सारे PYQs मैंने लगा रखे हैं, हर क्वेश्चन पर मेरी नज़र रहती है। AME BTech के लास्ट 23 ईयर में जितने भी सवाल आए हैं हर सवाल पर मेरी नज़र रहती है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ चुका। अगर मैं फेरस सल्फेट की हीटिंग करता हूँ तो ये फेरस सल्फेट कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं रहता, आप इसे T1 टेम्परेचर पर ही हीट करो तो ये फेरस ऑक्साइड
प्लस SO2 और प्लस SO3 दोनों देता है। मतलब ये दुनिया का अकेला ऐसा सल्फाइड है जो हीट करने पर दो दो एसिडिक गैसें एक साथ देता है। हीट करने पर दो दो एसिडिक गैसें एक साथ देता है। इसे मार्क करो सही से। ठीक, कि फेरस सल्फेट दुनिया का अकेला ऐसा सल्फेट है जो हीट करने पर एक साथ दो दो एसिडिक, इससे पहले वाले T1 टेम्परेचर पे हीट करो तो एक एसिडिक गैस देती है SO3। जैसे ही आप T2 पे पहुंचे SO3 गायब, अब आपको केवल क्या मिलेगी, SO2 मिलेगी, क्योंकि वो ब्रेक होगी SO2 प्लस O2 में। लेकिन अगर आप फेरस सल्फेट की हीटिंग करो तो आपको एक साथ SO2 प्लस SO3 दोनों मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का ऐसा कौन सा सल्फेट है जो हीट करने पर एक साथ दो दो एसिडिक गैस देता है। याद रखना, फेरस सल्फेट है। ये आपका क्या हो गया, सल्फेट हो गया दोस्त। ठीक है, अब आते हैं बाईसल्फाइड पे, कि भाई बाईसल्फाइड की हीटिंग करो। तो बाईसल्फाइड की भी हीटिंग वही है। अगर मैं मेटल बाईसल्फेट की हीटिंग करता हूं तो यार वही है, मेटल सल्फेट मिल जाता है, प्लस का SO2 मिल जाता है, प्लस का H2, जो पीछे लिखा है वही है। अब यहाँ पे वही वाली बात हो गई कि अगर मेटल मेरा लिथियम हुआ तो लिथियम सल्फेट की हीटिंग करी मैंने, तो क्या मिल गया मुझे, लिथियम सल्फेट मिला, SO2 मिला, प्लस का H2O मिला। लेकिन वहीं पर अगर मैं सोडियम बाईसल्फाइड की हीटिंग करता तो मुझे सोडियम सल्फेट मिलता और फिर SO2 मिलता प्लस H2 मिलता। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर मैं LiSO4 को अगर हल्का सा हीट और करूँ तो फिर से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी ब्रेकिंग पीछे पढ़ रखी है कि ये दोबारा से Li2O और प्लस SO3 में कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर 800 से और ज़्यादा हुआ तो ये और कन्वर्ट हो जाएगा Li2O प्लस SO2 प्लस O2 में। ये फ़ायदा है, ऊपर वाला यहाँ तक जा सकता है, बल्कि ये अब यहाँ से आगे तुम कितना भी हीट करो इससे एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता अब आगे, क्योंकि सोडियम सल्फाइड अब आगे हीट नहीं होगा। यही मेन है, बाईसल्फाइड में इससे कुछ भी ज़्यादा नया नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, बाईसल्फाइड हो गया। अब आता है आपका तीसरे नंबर पर नाइट्रेट। तीसरे नंबर पे क्या आता है, नाइट्रेट। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो हीटिंग आती है हमारी वो आती है नाइट्रेट की हीटिंग, डी। ये क्या हो गया आपका ई, सॉरी ये हुआ आपका ई। ई में किसकी हीटिंग आती है, नाइट्रेट की हीटिंग। हीटिंग ऑफ नाइट्रेट, अगर मेरा मेटल नाइट्रेट है, गौर से सुनना, मैं मेटल ऐसे ही ले लेता हूँ जनरली, अब यहाँ पे एस का भी हो सकता है, 1 का भी और 2 का भी, मैं अब बाद में अरेंज कर लूंगा ऐसे। मेरा मकसद है नाइट्रेट का मतलब NO3 आयन। अगर मेरा मेटल नाइट्रेट है तो हीट करने पर मेटल ऑक्साइड देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल ऑक्साइड देता है, प्लस NO2 देता है, NO2 देता है साथ के साथ। ठीक है, क्या देगा मुझे, NO2 देगा। अब गौर से देखना, अब यहाँ पे एक खेल और है, गौर से देखना क्या खेल है। अगर मैं लिथियम नाइट्रेट की हीटिंग करता हूँ, गौर से देखना, तो ये मुझे लिथियम का ऑक्साइड दे देता है, प्लस क्या दे देता है, NO2। और इसमें कभी कभी बताते हैं कि इसमें O2 भी निकलती है साथ के साथ, साथ के साथ क्या निकलती है, O2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साथ के साथ क्या निकलेगी मेरी, O2। ठीक है, ऐसा बोला कि यहाँ पे क्या निकलती है, O2। अब यहाँ पे एक खेल है जो आप लोगों को बहुत बारीकी से समझना है दोस्त। खेल क्या है कि अगर मेरे मेटल सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम है, अब उल्टा है, अब तक वो होते थे तो कुछ नहीं मिलता था, अब थोड़ा सा उल्टा है। गौर से देखना क्या उल्टा है, इसलिए मैं इसे दूसरे कलर से लिखता हूँ, गौर से समझना क्या उल्टा है। अगर मेरे मेटल, लिखना गौर से, अगर मेरे मेटल सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम है, अगेन ऑल आर एक्सेप्शन। अब पहले जब ये एक्सेप्शन होते थे दोस्त तो ये हीट करने पर कोई प्रोडक्ट नहीं देते थे। नाइट्रेट के केस में उल्टा ही, हीट करने पर प्रोडक्ट तो देते हैं पर इस ट्रेंड का नहीं देते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सोडियम नाइट्रेट की हीटिंग करो तो ये सोडियम नाइट्रेट की हीटिंग करने पर सोडियम अमाइड दे देगा। अमाइड का मतलब NO2 माइनस, NO2 दे देगा और साथ के साथ क्या दे देगा, O2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या दे दिया, ये नाइट्राइट से अमाइड दे देते हैं, अमाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दे देते हैं, मेटल अमाइड। ये क्या है मेरा, मेटल नाइट्राइड, मेटल नाइट्रेट से मेटल अमाइड दे दिया। ये फर्क है बस। अगर मैं सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम करूँगा तो वो अमाइड दे देंगे, किससे, नाइट्राइट से, और बाकी सब जो है वो मेटल ऑक्साइड देंगे, NO2 देंगे और O2 देंगे। बाकी आप कोई भी एग्जांपल आपके मन में आ रहा है, आप किसी भी एग्जांपल को लिखो, ये सब में क्या देंगे,
वही देंगे जो मैं लिख रहा हूँ। अगर आपने कहा CaNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या हो गया, कैल्शियम नाइट्राइड। अगर मैं इसकी हीटिंग करूँगा तो मुझे कैल्शियम का ऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगा और क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। अगर मैं मैग्नीशियम नाइट्राइड की क्या कर रहा हूँ दोस्त, हीटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलेगा, प्लस का NO2 मिलेगा और प्लस का क्या मिलेगा, O2। ये मेरी दोस्त किसकी हीटिंग हुई, ये मेरी हीटिंग हुई किसकी, मेटल नाइट्राइट की, ठीक है। नहीं क्या इसमें HgAgPtAu वाला भी सवाल वैसे ही होगा, बिल्कुल फिक्स है वो भी इसमें फिक्स है कि अगर आप HgNO3 की हीटिंग कर रहे हो, गौर से सुनना, तो मुझे पता है मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस का O2। अगेन वो सारे एग्जाम्पल क्या हैं दोस्त, फिक्स हैं। ये HgO फर्दर ब्रेक हो जाएगा मेरा Hg प्लस O2 में, मतलब वो हापा का कोड हमेशा याद रखो, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्योर मेटल में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्योर मेटल में। ये आपके क्या हुए, हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स का लेक्चर हुआ। अब दूसरी हीटिंग मुझे जो इसमें आप लोगों को पढ़ानी है, कार्बोनेट हो गया, बाई कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, बाई सल्फेट हो गया और नाइट्रेट। मेनली यहीं से सवाल आते हैं सारे के सारे हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स के। हीटिंग ऑफ सॉल्ट, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक पार्ट मैंने पढ़ा है, हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स। इसी के अंदर मैंने एक और चीज़ इंसर्ट कर दी ब्लॉक केमिस्ट्री से निकाल के, हीटिंग ऑफ ऑक्सो एसिड। अब पता है मुद्दा क्या होता है कि ऑक्सो एसिड क्या है, तो ऑक्सो एसिड के मैं 3 लेक्चर पढ़ाता हूं। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी का, दूसरा टॉपिक जिसका नाम है हीटिंग ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सो एसिड। अब यार ये लेक्चर मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, उसका रीजन सुनना क्यों। ऑक्सो एसिड नाम के टॉपिक को मैं 3 लेक्चर में जनरली बच्चे को समझाता हूं। सबसे पहला लेक्चर जो मैं बच्चे के सामने डिलीवर करता हूं, वो ऑक्सो एसिड को 3 लेक्चर में हम लोग पढ़ाते हैं। तो वो 3 लेक्चर होते कौन कौन से हैं, पहले उसे समझो। मैं सबसे पहले ऑक्सो एसिड में बच्चे को पढ़ाता हूं नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड, कि ऑक्सो एसिड भाई है क्या, साथ के साथ आपको उसकी नेमिंग करनी आनी चाहिए। दूसरा मैं तरीका पढ़ाता हूं बच्चे को, दूसरा लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड, और तीसरा लेक्चर मैं लेता हूं उसका हीटिंग ऑफ ऑक्सो एसिड। तो अब ऑक्सो एसिड है क्या, स्ट्रक्चर क्या है ऑक्सो एसिड की, ये सारा लेक्चर चलेगा हमारा कल या कल के बाद परसों, क्योंकि अभी मुझे 2 लेक्चर और पढ़ाने, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स और साथ के साथ कुछ जनरल हीटिंग अपने ही सिलेबस की। हो सकता है कल ही मैं इसे स्टार्ट कर दूं ऑक्सो एसिड वाले टॉपिक को भी। तो अब बहुत सारे हमको जो ऑक्सो एसिड पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में, वो जनरली हमको ऑक्सो एसिड पढ़ना है फास्फोरस का, सल्फर का। पढ़ने को हम नाइट्रोजन का भी देखेंगे, पर मेन नहीं है नाइट्रोजन का कि हम नाइट्रोजन को ही देखें, पर मेन हमको किसको देखना है, फास्फोरस को और सल्फर को। नाइट्रोजन और क्लोरीन को भी हम लोग पढ़ते हैं, नाइट्रोजन का तो बहुत कम पढ़ते हैं, क्लोरीन का थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अब ऑक्सो एसिड तो बहुत सारे होते हैं। ऑक्सो एसिड क्या होता है आगे वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ऑक्सो एसिड की नेमिंग कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, बहुत सारे ऑक्सो एसिड को बनाते कैसे, ड्राइव कैसे करते हैं मेन पेरेंट ऑक्सो एसिड से, सब लेक्चर कल पढ़ाऊंगा। पर मुझे सारे ऑक्सो एसिड की हीटिंग नहीं पढ़नी, मुझे कुछ गिने चुने ऑक्सो एसिड की हीटिंग पढ़नी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे सारे ऑक्सो एसिड की हीटिंग नहीं पढ़नी, मुझे कुछ गिने चुने ऑक्सो एसिड की हीटिंग पढ़नी है, क्योंकि कुछ गिने चुने की पढ़नी है तो मैं उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही पढ़ा देता हूँ। अगर सारे की पढ़नी होती तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता, फिर मुझे पहले ये दोनों लेक्चर देने पड़ते, हीटिंग ऑफ ऑक्सो एसिड बाद में देना पड़ता। क्योंकि मुझे कुछ गिने चुने ऑक्सो एसिड की हीटिंग देनी है, तो वो मैं आराम से इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही पढ़ा सकता हूँ, इसीलिए मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, गौर से देखना। इसीलिए टॉपिक में क्या कर पा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। अब मुझे हीटिंग ऑफ में क्या पढ़ाना है, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड की हीटिंग पढ़ानी है। अब क्लोरीन के ऑक्सो एसिड कौन कौन से हैं, गौर से देखना, HClO, HClO2, HClO3। अब इनकी क्या नेमिंग होती है, क्या स्ट्रक्चर होती है, मैं किस में पढ़ाऊंगा, कल के लेक्चर में। ये 4 एसिड हैं क्लोरीन के, इनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सो एसिड। अगर मैं इन चारों की हीटिंग करूंगा, गौर से देखना, अगर मैं इन चारों की हीटिंग करूंगा तो इनका प्रोडक्ट याद करना बहुत आसान है। क्योंकि जब आप मुझसे पहले वाटर एडिशन की रिएक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने वहीं पर आपको क्लोरीन के ऑक्साइड बताए थे। मैंने कहा था क्लोरीन के बहुत सारे ऑक्साइड हैं, जैसे Cl2O, Cl2O3, Cl2O4 और Cl2O5। मैंने कहा जो ऑक्सो एसिड है हीट करने पर उसी के करस्पॉन्डिंग उसका क्या बनाओ, ऑक्साइड। यहाँ पर क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर +3 में है, यहाँ पे +5 में, यहाँ पे +7 में। तो जब +7 में है तो +7 वाला ही ऑक्साइड बनाएगी। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, यहाँ पे +5, यहाँ पर कितनी है, +3, यहाँ पे कितनी है, +1। उठा के सारे ऑक्साइड रख दो तो हीटिंग करने पे क्या मिलेगा, Cl2O5 प्लस वाटर।
Cl2O3 प्लस नहीं Cl2O4, सॉरी Cl2O4 प्लस वाटर, Cl2O3 प्लस क्या मेरा वाटर, नहीं मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, एक सेकंड, सॉरी। आप अगर गौर से देखो, थोड़ा सा जल्दबाजी में, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5 और Cl2O7 ये है। अब यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सॉरी फॉर दैट, +7 +5। अब +7 में है तो आपको +7 वाला ऑक्साइड बनाना है। इसकी हीटिंग इतनी आसान है ना, इसीलिए तो मैंने कहा ऑक्सो एसिड की हीटिंग में क्या कर सकता हूँ, इसी जगह पर आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बहुत आसान है। एक तो मुझे सारे ऑक्सो एसिड की हीटिंग नहीं पढ़नी, कुछ गिने चुनों की पढ़नी है, और जो गिने चुने पढ़नी है वो ये है, और इनको भी बहुत आसान है, क्योंकि ये सारे ऑक्साइड में आपको क्लोरीन के पहले ही पढ़ा चुका था। +1 में है तो +1 का ऑक्साइड बना दो, Cl2O, और साथ के साथ H2O तो सब में बनेगा। दूसरा Cl2O3, तीसरा Cl2O5, अगला Cl2O7, और साथ के साथ बेटा क्या बनेगा, वाटर। साथ के साथ क्या बनेगा, वाटर। साथ के साथ क्या बनेगा, वाटर। तो जितने भी मेरे ऑक्सो एसिड हैं, अगर मेरे वो क्लोरीन के ऑक्सो एसिड हैं तो एक सेकंड हूँ ना, अगर मेरे क्लोरीन के ऑक्सो एसिड हैं तो मैं आपको क्लोरीन के ऑक्सो एसिड की आराम से हीटिंग सिखा सकता हूँ। आप लोग देख रहे हो ये मेरी क्या है, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड की हीटिंग है। अब इसके बाद, क्योंकि ऑक्सो एसिड तो फास्फोरस के भी होते हैं, ऑक्सो एसिड तो मेरे सल्फर के भी होते हैं, मैंने कहा नाइट्रोजन के भी होते हैं, तो हमको तो मैंने क्या कहा मेन इनके बहुत सारे होते हैं, पर मुझे बहुत सारे नहीं, मुझे तो मेन वाले पढ़ने, और मेन वाले तो मुझे सब आते हैं। जैसे क्लोरीन के 4 थे तो चारों ऑक्सो एसिड की मुझे हीटिंग आ रही है। आ जाओ, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, 3 हमारे बचे, आ जाओ फास्फोरस पे। दूसरे मेरे ऑक्सो एसिड है फास्फोरस के। अब फास्फोरस के बहुत सारे ऑक्सो एसिड हैं, मेन लिख रहा हूँ, H3PO4, H3PO3, H3PO2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं दूसरा टॉपिक पढ़ रहा हूँ यहाँ पे फास्फोरस के ऑक्सो एसिड, अगर मैं तुम्हें बताऊँ फास्फोरस के ये तो मेन एसिड हैं, इनके अलावा ऑक्सो एसिड बहुत सारे ड्राइव हो सकते हैं, कल के लेक्चर में देखना। पर मुझे तो केवल इन्हीं 3 की हीटिंग पढ़नी है, क्योंकि इन्हीं से मुझे एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है हीटिंग में, कि प्रोडक्ट बनते कैसे हैं। देखना गौर से, मैंने गौर से देखा अपने पहले वाले को, मैंने कहा ये अपनी +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 की में है, ये +1 की में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी ऑक्सो एसिड अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, फास्फोरस के केस में बता रहा हूँ, इन केस ऑफ फास्फोरस, और इसके बाद में भी सब, क्लोरीन को भूल जाओ, फास्फोरस है या सल्फर है, अगर ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके बाद तो ये नीचे ही जाएगा। पर वो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड जो अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इंटरमीडिएट में है, तो ये हीटिंग के दौरान एक बार अप जाएंगे, एक बार डाउन जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं H3PO4 की हीटिंग करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, जिस ऑक्साइड से ये बना है, किस ऑक्साइड से बना है, P2O5 में वाटर डालने पे बना है, तो वो दे दिया। आप ऑक्साइड में वाटर डालते हो तो उसी के करस्पॉन्डिंग एसिड मिल जाता है, तो ये एसिड किसका कॉम्बिनेशन है, ऑक्साइड प्लस वाटर का। पर अगर मैं H3PO4 की हीटिंग की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड्स की हीटिंग करने पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ये अप जाते हैं, एक बार डाउन। अगर +3 से अप जाना चाहेंगे तो किस पे जाएंगे, H3PO4 पे, तो प्रोडक्ट में बनेगा H3PO4। और अगर ये डाउन जाना चाहेंगे तो डाउन में बनता है फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉस्फीन गैस में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है, जबकि यहाँ पे +5 है। आप लोग गौर से देखो, +3 से +5 गया, अप चला गया, +3 से -3 गया, डाउन चला गया। एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसी रिएक्शन देने लग जाते हैं ये, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देने लग जाते हैं। ऐसे ही नीचे वाला जब +1 में है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके H3PO3 बनाएगा, किस में चला गया, +3 में, और इसी के साथ साथ क्या बना देगा, PH3। यहाँ पे फॉस्फोरस कितने में है, PH3, गौर से देखना, PH3। यहाँ पे फॉस्फोरस कितने में है, -3 में है। मतलब एक बार अप जाएगा और एक बार डाउन जाएगा। जब भी हम
एसिड्स की हीटिंग करते हैं दोस्त, तो अगर वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहाँ से तो वो सीधा अपना ऑक्साइड और वाटर बना लेगा। जैसे मैंने क्लोरीन के क्या लिखे, क्लोरीन का जो एसिड बन रहा है वो उसी के ऑक्साइड और वाटर से बन रहा है, तो उसी एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट के रिलेवेंट मैंने उसी का क्या बना दिया, ऑक्साइड बना दिया। पर अगर आप फॉस्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन पे जाओगे तो आपको बहुत केयरफुली याद करना है कि जो मैक्सिमम वाला है उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है मुझे, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो एक बार अप जाएंगे और एक बार डाउन जाएंगे। ये फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की हीटिंग हो गई। ये किसकी हीटिंग होगी दोस्त, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड की हीटिंग हो गई। ठीक है, अगर मैं सल्फर की हीटिंग करता हूँ, गौर से देखना, अगर मैं सल्फर की हीटिंग करता हूँ, अगर मैं H2SO4 की हीटिंग करता हूँ, यही तो चीज़ पढ़ने वाली होती है, तो इसकी हीटिंग के लिए कहते हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए, देखो हर चीज़ का इनऑर्गेनिक में रूल है। अगर आप इसकी हीटिंग करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और वाटर निकालना पड़ेगा। 2 मॉलिक्यूल लेके वाटर निकालोगे तो ये बनेगा H2S2O7 प्लस का H2O। ये H2S2O7 और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, इसको हम लोग कहते हैं ओलियम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओलियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो छोटा भाई है उसको भी हम ऐसे ही करते हैं। अगर मुझसे कोई कहेगा H2SO3 की हीटिंग करो, उसको भी करने का तरीका, अगर 2 मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दो, 2 मॉलिक्यूल में से अगर मैं वाटर निकालूंगा तो ये बनेगा H2S2O5 प्लस का H2O। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर के ऑक्सो एसिड की हीटिंग में होते तो बहुत सारे हैं, पर मैं तो मेन मेन लिख रहा हूँ। हीटिंग करनी है, डबल मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दो, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब एक सवाल आपके लिए होमवर्क में है जाते जाते, अगर मैं HNO3 की हीटिंग करूंगा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा। ठीक है, ये फास्फोरस हो गया। चौथा नंबर पे हमारा आ गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड कौन कौन से होते हैं, तीसरे नंबर पे कौन सा था मेरा, सल्फर। ठीक है, यानी सल्फर। अब तीसरे नंबर पे आ गया मेरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बहुत सारे हैं पर हमको केवल 2 ही पढ़ने हैं, HNO3 और मेरा HNO2। आपको बताना है हीटिंग के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा। कल का जो लेक्चर आपका दोस्त होगा ये हो गया आपका HW होमवर्क, ये आपको बताना है। कल का जो लेक्चर आपका चलेगा, अब वो लेक्चर चलेगा आपका, लेक्चर नंबर 3 होगा। मैं टॉपिक अभी डाल देता हूँ, लेक्चर नंबर 3 होगा। और कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ोगे, आप उसके अंदर अपना तीसरा टॉपिक पढ़ोगे, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट। हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। और चौथा टॉपिक आप पढ़ोगे जनरल हीटिंग। क्या पढ़ोगे दोस्त, जनरल हीटिंग, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं सारी हीटिंग आपको निकाल के लाऊंगा। आपने कहा जिप्सम को हीट करेंगे क्या बनेगा, बोरेक्स को हीट करोगे क्या बनेगा, इसको हीट करोगे क्या बनेगा। ठीक है, बहुत सारी हीटिंग मैं आपसे कहूंगा, बोरिक एसिड को हीट करोगे तो क्या बनेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट मैं आप लोगों से पूछूंगा, वो जनरल हीटिंग में आपको कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक, ये था आपका इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का दूसरा लेक्चर। मुझे पता है जैसे ही आप ये सारे 10 के 10 लेक्चर देख लोगे दोस्त, आपकी इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी और आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ मुझे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं सब उठा के लिया। इसी के अंदर मैं आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊंगा, थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ाऊंगा, जितने मुझे लेक्चर मिलेंगे सेपरेट करके जिन्हें मैं पढ़ा सकता हूँ वो सारे लेक्चर हम लोगों यहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है, यानी तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अगर आप एमई बीटेक या जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।